हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एक ई कॉमर्स का ही सब्जेक्ट है जिसमें कि ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन द बायर और सेलर रहती है। ये पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है जो कि हम स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। और जब भी हम पेमेंट करते हैं तो ये हमारे रिड्यूस करता है पेपर वर्क को, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें कम होती है, पर्सनल कॉस्ट कम होती है। हम 2 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, या तो प्रीपेड यानी पहले से ही हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं उसको एडवांस में ही पेमेंट कर देते हैं, या तो पोस्ट पेमेंट सिस्टम यानी कि प्रोडक्ट आने के बाद हम पेमेंट करते हैं। तो ये हमारे 2 तरह के मेथड रहते हैं। कैसे प्रोसेस शुरू होता है, कस्टमर इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट पे जाता है, अपने प्रोडक्ट को चेक करता है एंड वहाँ पे अपनी पेमेंट की डिटेल को भरता है। एंड पेमेंट की डिटेल जो है इशूइंग बैंक कस्टमर का होता है, वो अमाउंट को काट के ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस नेटवर्क के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन को क्लियर करके मर्चेंट के बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। मर्चेंट का बैंक होता है यानी कि यहाँ पे सेलर का बैंक, और कस्टमर का बैंक यहाँ पे इशूइंग बैंक होता है। तो इसके प्रोसेस को हम जानते हैं। सबसे पहले जो है वो बायर और सेलर आपस में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। दोनों का ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी का अकाउंट नहीं है तब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है दोनों के बीच नहीं होगी, तो दोनों का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। और सबसे पहले बायर जो है प्रोडक्ट को वेबसाइट पे जाके चेक करता है और पेमेंट की डिटेल को वहाँ पे भरता है। ठीक है? तो बायर यहाँ पे पेमेंट की डिटेल को भरेगा यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भरेगा, और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कि उसके अकाउंट में बैलेंस है भी कि नहीं है। तो इशूइंग बैंक ये सारी चीज़ें देखता है, और इशूइंग बैंक किसका होता है, बायर का होता है। उसका अमाउंट डिडक्ट होके जो है वो मर्चेंट के अकाउंट में चला जाएगा, और जैसे ही सक्सेस इन्फॉर्मेशन हो जाती है वो बायर के पास मैसेज आ जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गई है, प्रोसीड हो गई है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का प्रोसेस रहता है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि कस्टमर नेट पे जाएगा, नेट पे वेबसाइट पे प्रोडक्ट को चेक करेगा, प्रोडक्ट के बाद उसको वो पेमेंट करेगा, इनवॉइस क्रिएट होगा, इनवॉइस क्रिएट होगा तो वो जनरली बात है पेमेंट करेगा, मे बी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। तो उसका बैंक उस अमाउंट को काट के जो है वो मर्चेंट के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देगा। फेज टू ई पेमेंट। ई पेमेंट में 4 स्टेप होते हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन, यानी कि बायर और सेलर दोनों ही पार्टी को किसी साइट में रजिस्टर होना ज़रूरी है। साइट का मतलब है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में रजिस्टर होना ज़रूरी है। इनवॉइसिंग, तो बायर जब भी अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उसके बदले इनवॉइस जनरेट होता है। ये इनवॉइस सेलर के माध्यम से जनरेट किया जाता है, और इनवॉइस आपको ईमेल या आपके जहाँ से आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है, तो पेमेंट में भी आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो ऑप्शन सेलर ने दिए हैं उसके आधार पे पेमेंट करनी पड़ती है। तो पेमेंट की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी, या फिर अदर कोई भी मीडियम है डेबिट का, क्रेडिट का, वो डालना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट ऑथराइजेशन एंड कंफर्मेशन। अगर बायर के अकाउंट में पैसे होंगे तो डिडक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे सेलर के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ये ऑथराइजेशन और कंफर्मेशन यहाँ पे होती है। तो ये 4 प्रकार के स्टेप रहते हैं, फेजेस रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने में। अब मेन चीज़ आती है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्यों की जाती है, ताकि फटाफट हमारा काम हो जाए, स्पीडी, कन्वीनियंट हो, सेल हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, टाइम हमारा सेव होता है, कॉस्ट हमारी कम होती है, हमें वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन पेमेंट करने के लिए, सिक्योरिटी बनी रहती है, कस्टमर सपोर्ट मिलती है। अगर कई बार क्या होता है पेमेंट आपकी कट जाती है लेकिन बाद में वो ऑटोमेटिक आ भी जाती है, क्योंकि गूगल पे हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। कई बार होता भी है ऐसा कि उसके माध्यम से पेमेंट कट हो जाती है लेकिन मर्चेंट के अकाउंट में नहीं चली जाती है। सपोर्ट सर्विस मिलती है कस्टमर को, यूजली फ्रेंडली है। एक बार आप करना शुरू कर देंगे तो आपको वो कन्वीनियंट लगेगा। अब जो मेन टॉपिक है आज हमारा वो है मेथड ऑफ द पेमेंट। ठीक है? तो मेथड ऑफ पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट मेथड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई कैश, स्मार्ट कार्ड, ई मनी, ई पर्स, ई चेक। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये पेपर में भी आता है, या तो पेपर में आपका ये पूछा जाता है प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, या तो पूछा जाता है मेथड ऑफ द पेमेंट। तो देखिए, सबसे पहले आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड है जिसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। ये बैंक के द्वारा या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका यूज़ आप गुड्स एंड सर्विस को परचेज करने के लिए आप कर सकते हैं, और ई कॉमर्स में सबसे पॉपुलर जो है क्रेडिट कार्ड रहता है। मोस्टली आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं।
सो ए क्रेडिट कार्ड होल्डर कैन परचेज प्रोडक्ट सर्विस विदाउट द कैश। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में कैश होना ज़रूरी है, विदाउट कैश आप उसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उसकी पेमेंट जो है बैंक को देनी पड़ती है। कंज्यूमर किसी भी बैंक में जो है वो क्रेडिट कार्ड ले सकता है, क्योंकि कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपकी क्रेडिट वर्थीनेस को देख के देते हैं। सो कार्ड होल्डर जो है उसको एक क्रेडिट लिमिट मिली होती है, उस लिमिट के आधार पे उसको मंथ में खर्च करना पड़ता है। तो वो एवरी मंथ जो है वो जो भी स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर का मतलब जिसने भी कार्ड उसको दिया है वो उसको बिल देता है, और वो बिल की पेमेंट जिसने कार्ड लिया है उसको देनी पड़ती है। बात आते हैं कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम पार्टीज की बात करते हैं। कार्ड होल्डर कौन होता है? जिसके पास कार्ड है, जिसके नाम का कार्ड है, उसको कार्ड होल्डर कहते हैं। द मर्चेंट यानी सेलर ऑफ द प्रोडक्ट को मर्चेंट कहा जाता है। कार्ड इश्यूर बैंक होता है जो कार्ड होल्डर का बैंक है। जैसे मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड होगा और पीएनबी ने इशू किया, तो पीएनबी क्या होगा? कार्ड होल्डर बैंक होगा। एक्वायरर बैंक, मर्चेंट बैंक, जो उस मतलब जो क्रेडिट कार्ड की मैं पेमेंट कर रही हूँ मर्चेंट के साइड में, तो उस पेमेंट से पैसे किसको जाएंगे? एक्वायरर बैंक को जाएंगे। एंड द कार्ड ब्रांड का मतलब है कि जो भी आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड होते हैं वो किसी न किसी कंपनी के होते हैं, जैसे वीजा है, मास्टर कार्ड है, ये कार्ड के ब्रांड हैं। तो प्रोसेस की बात करते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले कस्टमर प्रोडक्ट को चूज करता है, कहाँ पे? मर्चेंट की ई कॉमर्स साइट में जाके। फिर मर्चेंट की ई कॉमर्स जो है वो अमाउंट जितना भी परचेज वो कर रहा है बायर उसके अमाउंट को कैलकुलेट करता है और बायर को पेमेंट करने के लिए बोलता है। यहाँ पे जो कस्टमर है, बायर है, वो अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो है मर्चेंट की ई कॉमर्स साइट में डालता है। एंड मर्चेंट सेंड रिक्वेस्ट टू एक्वायरिंग बैंक फॉर द ऑथराइजेशन। एक्वायरिंग बैंक का मतलब है कि जो माना कि बी यहाँ पे सेलर है, तो बी का जो बैंक होगा वो एक्वायरिंग बैंक होगा, तो एक्वायरिंग बैंक ऑथराइजेशन के पास वहां पे जाता है। एंड द एक्वायरिंग बैंक सेंड द इंफॉर्मेशन टू कार्ड ब्रांड कंपनी। यानी कार्ड ब्रांड कंपनी कौन किसकी होगी? जो भी वीजा है, मास्टर कार्ड है, तो एक्वायरिंग बैंक यानी सेलर का बैंक उसको ऑथराइजेशन भेजेगा। ऑथराइजेशन का मतलब है ये पता करने के लिए कि उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है भी कि नहीं है। द कार्ड होल्डर हैज इनफ क्रेडिट इन द अकाउंट टू कवर द परचेज, इश्यूर बैंक ऑथराइज द ट्रांजेक्शन। तो इश्यूर बैंक कौन है? सेलर का बैंक है। वो देखेगा कि उसके कार्ड में पैसे हैं कि नहीं है मतलब लिमिट है कि नहीं है। फिर वो किसको बताएगा? कार्ड ब्रांड कंपनी को बताएगा। यहाँ पे कार्ड ब्रांड कंपनी पे द ट्रांजेक्शन बाय द क्रेडिट मर्चेंट, कीप द सेल स्लिप। यहाँ पे जो कार्ड ब्रांड कंपनी है वो पेमेंट करेगी ट्रांजैक्शन का, किसको करेगी? मर्चेंट को। एंड मर्चेंट मर्चेंट का जो बैंक है, एंड द मर्चेंट सबमिट द सेल स्लिप टू एक्वायरिंग बैंक। उसके बाद जो है मर्चेंट जो है वो जो स्लिप होगी वो एक्वायरिंग बैंक को सबमिट करेगा कि इतने का अमाउंट बन रहा है। एंड एक्वायरिंग बैंक रिक्वेस्ट टू कार्ड ब्रांड कंपनी। जो एक्वायरर बैंक है यानी मर्चेंट का बैंक है, जो सेलर का बैंक है, वो कार्ड ब्रांड कंपनी के लिए रिक्वेस्ट क्लियर करेगा कि क्रेडिट अमाउंट को क्लियरेंस दे। नाउ द कार्ड ब्रांड कंपनी आस्क टू क्लियर द अमाउंट ऑफ द इशूइंग बैंक। और जो बीच में कार्ड ब्रांड कंपनी है, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड है, वो बायर के बैंक को बोलेगा कि इस अमाउंट को आप ट्रांजेक्शन को क्लियर करें। तो ये प्रोसेस बना रहेगा। तो आपने ध्यान में क्या रखना है? सबसे पहले पहले रखना अपने ध्यान में कस्टमर, वो कहाँ जा रहा है? साइट पे जा रहा है, वहां पे वो क्या डिटेल भर रहा है? वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल भर रहा है। फिर क्रेडिट कार्ड की डिटेल की इन्फॉर्मेशन किसको जाएगी? वो जाएगी मर्चेंट के बैंक को। अब मर्चेंट बैंक का किसको इन्फॉर्मेशन बाद में देगा? कार्ड ब्रांड कंपनी को। और वो कार्ड ब्रांड कंपनी किसको इन्फॉर्मेशन देगी? इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक क्लियर करेगा कि पैसे लिमिट है कि नहीं है। फिर इशूइंग बैंक किसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? कार्ड ब्रांड कंपनी को। कार्ड ब्रांड कंपनी किसको इन्फॉर्मेशन देगी? मर्चेंट के बैंक को। मर्चेंट के बैंक में जो पैसा जमा हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस बना रहता है। नेक्स्ट आपके पास डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड तो सबके पास होता है, आई होप आपके पास भी होगा। तो डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जो बैंक आपको इशू करता है, और इसके माध्यम से आप गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं। लेकिन इस डेबिट कार्ड में ऑलरेडी आपके अकाउंट में पैसा होना क्या है? ज़रूरी है। यहाँ कहीं भी आप इसको ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड कस्टमर आप गुड्स सर्विस परचेज करने के लिए होता है, इसके लिए बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो दोनों पार्टी के पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी होता है। और बैंक इसके बदले नॉर्मल फीस चार्जेस जो है वो चार्ज करती है। ठीक है? और जब भी हम डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसके लिए नॉर्मल फीस चार्ज होती है। ये कन्वीनियंट मेथड है, सिक्योरफुल है, एंड डेबिट कार्ड इजीली आप कैरी कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह की इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं फंड विद द मीडियम ऑफ द डेबिट कार्ड, और डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर लोग पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल सेफ है, कन्वीनियंट है, कंफर्ट रहता है।
एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड है। कंज्यूमर इजीली जो है सो उसको पिन ही याद रखना पड़ता है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है इसमें। और बैंक कैन इशू डेबिट कार्ड विदाउट एनी टू क्रेडिट बर्थीनेस, यानी डेबिट कार्ड किसी को भी दे सकता है, उसकी क्रेडिट बर्थीनेस यहाँ पे चेक नहीं की जा सकती है। और आपको कहीं भी जाके बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कार्ड ले जा सकते हैं। अगर कार्ड चोरी भी हो जाता है तब भी मनी जो है वो सेफ रहती है, आप उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। तो डेबिट कार्ड अगेन प्लास्टिक कार्ड है, मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है उसमें, ऑलरेडी आपके पास पैसा होना चाहिए कार्ड में, अगर नहीं होगा तो आप परचेज नहीं कर सकते। लेकिन क्रेडिट माई कार्ड में क्या था, वो विदाउट कैश आपके अकाउंट में होना की जरूरत नहीं है, एक लिमिट है, लिमिट तक आप परचेज कर सकते हैं और वो आपको बाद में वहां पे पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड का ई कैश। तो ई कैश जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है एंड उसमें क्या रहता है, आप मनी जो है वो आपके डिवाइस में स्टोर रहती है और इंटरनेट ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। इसको डिजिटली कैश भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं या साइबर कैश भी कहते हैं। सो इट मेक यूज़ ऑफ ई कैश सॉफ्टवेयर इंस्टॉल टू पीसी। सबसे पहले आपको ई कैश सॉफ्टवेयर अपने पीसी मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करना चाहिए और वो जो ई कैश सॉफ्टवेयर है वो दोनों के पास होना चाहिए। मतलब आपके पास कस्टमर के पास भी होना चाहिए एंड मर्चेंट के पास भी ई कैश इशूइंग बैंक में साइन अप होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों का ही साइन अप ई कैश में होना ज़रूरी है। ई कैश इज ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर डेस्कटॉप टू मर्चेंट। तो यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली डेस्कटॉप से अपने पीसी से मर्चेंट की साइड में ई कैश ट्रांसफर कर सकता है। ई कैश में किसी तरह की रिमोट ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट एक नंबर कोड होता है वो कंफर्म करना पड़ता है और सेल हो जाती है। ई कैश कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू वे, आप ऑनलाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऑफलाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो ऑनलाइन मीन ई कैश स्टोर बाय द बैंक। ऑनलाइन का मतलब है कि ई स्टोर जो ई कैश है वो आपके बैंक में स्टोर है और या फिर ईश्वर के पास स्टोर है। कस्टमर कभी भी रिक्वेस्ट करेगा तो बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। मतलब ऑनलाइन का मतलब है कि बैंक के पास वो स्टोर है। ऑफलाइन ई कैश क्या होता है कि वहाँ पे बैंक आपको टोकन के तौर पे एक स्मार्ट कार्ड या टोकन के तौर पे एक नंबर देता है। द यूजर फर्स्ट मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो भी यूज कर रहा है उसके पास ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होना चाहिए एंड ई कैश बैंक अकाउंट फ्रॉम ई कैश। मतलब बैंक में ई कैश का अकाउंट होना जरूरी है, वहां के माध्यम से विड्रॉ एंड डिपॉजिट आप कैश कर सकते हैं। तो ऑफलाइन भी होता है आपका ई कैश की पेमेंट, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। द यूजर विड्रॉ द कैश फ्रॉम द अकाउंट इनटू हिज कंप्यूटर। आप क्या करोगे, बैंक से जो पैसा है वो अपने कंप्यूटर में विड्रॉ करोगे और इंटरनेट के माध्यम से आप उसको मर्चेंट तक पहुंचा सकते हो। मतलब विदाउट बीइंग ट्रेस्ड, हैविंग पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अदर पार्टी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, द रेसिपिएंट ऑफ द ई कैश सेंड टू मनी टू द बैंक अकाउंट और डिपॉजिटिंग रियल कैश। तो यहाँ पे क्या है कि बायर के पास, अगर बायर कौन है, कस्टमर के पास अगर ये कैश है तो वो डायरेक्टली किसको भेज सकता है, मर्चेंट को भेज सकता है। वो उसके पर्सनल कंप्यूटर में भी अगर ई कैश स्टोर है या ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो डायरेक्टली मर्चेंट को भेज सकता है। तो कंज्यूमर बाय ई कैश फ्रॉम द बैंक, कंज्यूमर को ई कैश किससे लेना पड़ता है, बैंक से लेना पड़ता है एंड बैंक जो है उसको बिट टू, मतलब ई कैश बिट जो है वो कंज्यूमर को सेंड करता है। कंज्यूमर सेंड ई कैश टू मर्चेंट, कंज्यूमर जो है फिर मर्चेंट की साइड पे ई कैश सेंड करता है। मर्चेंट उस कैश ई कैश को बैंक के पास भेजता है कि वैलिड है कि नहीं है, बैंक उसको वेरीफाई करता है कि ई कैश वैलिड है और मतलब ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बायर टू जो सेलर है वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, अमाउंट डिलीवर हो जाएगा ई कैश के माध्यम से। किस तरह से परचेसिंग होती है ई कैश में, वो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर को ई कैश करेंसी सर्वर अपने, मतलब कंज्यूमर को भी और मर्चेंट के पास भी, दोनों के पास ई कैश सर्वर होना जरूरी है एंड कंज्यूमर नीड टू ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ई कैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अपने उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद द कंज्यूमर रिक्वेस्टेड ट्रांसफर ऑफ द फंड फ्रॉम वेबसाइट करेंसी सर्वर इनटू द ई कैश सिस्टम। तो कंज्यूमर या तो बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको ई कैश सिस्टम में
फंड ट्रांसफर करने के लिए द कंज्यूमर यूज टू डिजिटल सर्टिफिकेट टू असेस द करेंसी सर्वर इंटरनेट टू मेक ए परचेज। तो कंज्यूमर जो है यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट को असेस करेगा करेंसी सर्वर से अगर उसने परचेज करना है। द करेंसी सर्वर हैज जनरेट टू वैलिडेट ई कैश कॉइन। तो करेंसी सर्वर जो है ई कैश कॉइन जनरेट करेगा एंड कंज्यूमर उसका इंटरनेट के माध्यम से यूज कर सकता है। द कॉइन आर डाटा स्ट्रीम डिजिटली साइंड बाय द करेंसी सर्वर यूजिंग टू द प्राइवेट की। जो कॉइन होगा वो डिजिटली साइंड होगा करेंसी सर्वर के थ्रू और प्राइवेट की के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड कंज्यूमर सेंड करेगा मर्चेंट की साइट पे, मर्चेंट उसको एक्सेप्ट करेगा एंड द कंज्यूमर इंक्रिप्ट द मैसेज एंड द सेलर डिक्रिप्ट द मैसेज। जो कंज्यूमर इंक्रिप्ट करेगा उसको वो करेगा पब्लिक की के माध्यम से और मर्चेंट जो डिक्रिप्ट करेगा मैसेज को वो करेगा प्राइवेट की के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन वैलिडिटी जो है कॉइन की, जो भी ई कैश कॉइन है उसकी वैलिडिटी जो है वो करेंसी पब्लिक की और प्राइवेट की के माध्यम से होती है। कंज्यूमर जो सेंड करता है मैसेज को या ई कैश कॉइन भेज रहा है वो इंक्रिप्ट होगा पब्लिक की के माध्यम से और सेलर के पास वो डिक्रिप्ट होगा प्राइवेट की के माध्यम से। द मर्चेंट इज एबल टू द टर्न ई कैश रियल फंड रिप्रेजेंटिंग। तो मर्चेंट के पास ई कैश पहुंच जाएगा। अब वो ई कैश जो है क्लियर करने के लिए अपने बैंक में भेजेगा, मर्चेंट के बैंक में जाएगा और मर्चेंट के बैंक जो है वो उसको क्रेडिट कर देगा। So e-cash system enable to buyer to pay electronically by transmitting a unique number called to digital certificate। ई-कैश सिस्टम जो है वो बायर जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई भी चीज पे कर रहा है तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट जो है वो बैंक नोट की तरह हमें दिखता है, वो होना उसके पास क्या है जरूरी है। एंड जिस तरह कार्ड पेमेंट नंबर होता है, कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है, उसी तरह से ई कैश भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए भी एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो आपको बैंक नोट की तरह दिखता है, उसका एक यूनिक नंबर होता है, वो भरना पड़ता है। ई कैश इज यूज ओवर द इंटरनेट। ई कैश को हम इंटरनेट के माध्यम से यूज करते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं और सिक्योर पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, वर्चुअली ऑनलाइन सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं। यूजर की ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ई कैश के बेनिफिट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांजैक्शन मोर एफिशिएंट, लेस कॉस्टली। आप इफेक्टिवली इसको यूज कर सकते हैं, कम टाइम लगता है। एंड अगर आप कहीं से भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पर्सनल कॉस्ट जो इस पे ज्यादा होगी। एंड यहाँ पे जो हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक मतलब हार्ड कैश को हैंडल करना थोड़ा सा टफ रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश को हैंडल करना इजी रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश डज नॉट रिक्वायर टू वन पार्टी इन द स्पेशल ऑथराइजेशन। स्पेशल ऑथराइजेशन की एक पार्टी को जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक कैश मस्ट बी प्रोटेक्टेड बोथ द थेफ्ट एंड अल्टरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कैश को चोरी नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए आपकी कम कॉस्ट लगती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैश को यूज कर सकता है, उसके लिए स्पेशल ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है कि सेम जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी स्पेसिफिक पर्सन को मिलता है, उसके जैसे जिसकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी होती है उसको मिलता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कैश में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट वेंडर कंपनी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस को यूज करती है, जिससे क्या होता है उनकी सेल ज्यादा होती है, उनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादातर इन तरह के एप्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट कार्ड की। स्मार्ट कार्ड भी देखने को जो चिप की तरह दिखता है वो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह दिखता है, मतलब उसकी जो लुक होती है वो स्मार्ट कार्ड की वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरह ही होती है। लेकिन स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है जबकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। तो स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की आइडेंटिफिकेशन हमें देती है। एंड इसमें जो स्मार्ट कार्ड रहता है वो सिक्योर रहता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें। उसमें मेमोरी कैपेसिटी होती है, उसमें लार्ज डाटा हम ऐड कर सकते हैं, मतलब लार्ज डाटा का इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। स्पेशली डिजाइन कार्ड रीड राइट आर रिक्वायर्ड एंड अल्टर द इंफॉर्मेशन। आप स्मार्ट कार्ड में उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको अल्टर इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, डाटा भी स्टोर कर सकते हैं, है ना। उसकी आइडेंटिटी सिक्योरिटी का प्रोविजन भी उसमें है। स्मार्ट कार्ड चिप आर यूजली स्मॉलर और थिनर होता है। नॉर्मली इसकी लाइफ 5 साल तक रहती है। स्मार्ट कार्ड फाइंड एप्लीकेशन ज्यादातर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन करना हो, सैटेलाइट टीवी हो, गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो, वहां पे स्मार्ट कार्ड का यूज किया जाता है। हेल्थ में स्मार्ट कार्ड का यूज किया जाता है। तो स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें कंप्यूटर चिप लगी होती है जो वस्तुओं को परचेज सेल करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए या अदर कोई भी अदर परफॉर्मेंस है
काम है उसके लिए उसको यूज किया जाता है। स्मार्ट कार्ड बहुत सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप के कंपैरिजन बहुत सिक्योर हैं, क्योंकि अगर एक बार इसमें इनकरेक्ट पासवर्ड आप बार बार डाल रहे हो तो ये डिसेबल टेम्परेरी हो जाता है। स्मार्ट प्लास्टिक कार्ड जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से इसको रीड किया जाता है, इसके डिजिटल डाटा के स्टोरेज को देखा जाता है। एंड द यूज ऑफ स्मार्ट कार्ड इधर फुल इंफॉर्मेशन एड द डाटा, आप डाटा को ऐड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये सेफ और सिक्योर होता है और हमें कंफर्टेबली जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। इजीली कैरी टू यूज है, कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। इसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो चोरी होने का खतरा नहीं होता है। हमें कोई अलग से फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता है पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर जिसके पास स्मार्ट कार्ड है उसी में ही सारी की सारी डिटेल होती है। हम बिल पे कर सकते हैं, अदर बैंक ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं। और जो स्मार्ट कार्ड है उसमें यूनिक सीरियल नंबर होता है, ठीक है। एंड टेम्पर रेसिस्ट यानी कि किसी तरह का हमें कोई दिक्कत नहीं होती है ट्रांजैक्शंस में, या चोरी होने का खतरा नहीं होता है, फ्रॉड होने का खतरा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो ही हमें शो होगी। इट कैन बी कम्युनिकेट कंप्यूटिंग डिवाइस, स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर के लिए कंप्यूटर डिवाइस होते हैं, उसी में ही उसको रीड किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन कार्ड कैन बी अपडेटेड, आप कभी भी इसको अपडेट कर सकते हैं। आपको दोबारा से न्यू कार्ड जनरेट नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करवानी है आपको उसी में से ही आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द ई मनी। ई मनी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में या फिर बैंकिंग के थ्रू विदाउट बैंकिंग आपके पास रहती है। विदाउट बैंकिंग का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे आपके पास बैंक तो है आपके पास, लेकिन आप उस बैंक के माध्यम से जैसे ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉनिक मनी इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। आप अपनी मुद्रा को इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जो बैंकिंग की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा हो सकती है, आपके पास फिजिकल फॉर्म में चीजें नहीं है, फिजिकली पैसा नहीं है, लेकिन वो पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं डिपॉजिट है तो उसको ही इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे कि आपने बैंक में पैसा जमा करवाया है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आप करते हो, डायरेक्ट डिपॉजिट आप करवा रहे हो, पे डिजिटल करेंसी आपके पास है, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी में हम ऑनलाइन या कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से पैसे को इधर से उधर भेज रहे हैं, वो आपका ई मनी में आता है। सो ई मनी इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, या इलेक्ट्रॉनिकली वे में हम पैसे को स्टोर कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, या तो किसी डिवाइस में पैसा जमा करवा देते हैं। इट इज विड्रॉ फ्रॉम द अकाउंट, कैन बी यूज टू परचेज द आइटम, पे द सर्विस, ऑफलाइन मनी डज नॉट इंक्लूड टू बैंक टू ट्रांजेक्शंस। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है कुछ ई वॉलेट्स होते हैं, कुछ ऐप है जिसमें कि आप पैसा जमा करते हो और उसके बाद बैंक का कोई इंटरफेयर नहीं रहता है। मतलब बार बार आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मतलब डालनी पड़ती है। तो वो भी आपके पास जो है वो ई मनी का ही सोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक मनी होती हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ऑफलाइन आपकी ई मनी होती है, जबकि आप नेट बैंकिंग कर रहे हो तो वो आपके पास ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होगी। तो इसमें क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से आपका डाटा जो है वो प्रोटेक्टेड होता है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, पब्लिक की प्राइवेट की मदद से आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर होता है। एंड आपका जो अकाउंट नंबर है, डिजिटल सिग्नेचर है, वो बिल्कुल सिक्योर होते हैं, वो रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियली रहता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक की के माध्यम से और मर्चेंट के पास जो है वो प्राइवेट की के माध्यम से डिक्रिप्ट होती है। इट इज द सिक्योर वे टू मनी ट्रांजेक्शन, मतलब सिक्योर वे है। जब भी ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन देते हैं तो सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है, पेयर कौन है उसकी आइडेंटिफिकेशन रहती है। आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ट्रांसफर फंड रिमेन anonymous, you can be used anytime anywhere, and probably the best to money use international transaction के लिए आपका इसका यूज कर सकते हैं। इट इज ए रिलायबल, फास्ट एंड लो कॉस्ट, कन्वीनियंट। अपना बिल पे करना हो, ट्रांसफर मनी करनी हो, कोई परचेजिंग करनी हो, शॉपिंग करनी हो, आप घर बैठ के, ऑफिस बैठ के कर सकते हो, ठीक है, ई मनी के थ्रू। सो इट इज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट ऑफलाइन, आप ऑफलाइन भी मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मनी रख सकते हो। इट कैन बी यूज अगेन अगेन, आप जितनी मर्जी चाहो जितनी बार इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज कर सकते हो विदाउट द बैंक इंटरफेरेंस। यहाँ पे बैंक का कोई इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं रहता है। नेक्स्ट आपका पास रहता है ई पर्स।
ई पर्स को ई वॉलेट के नाम से भी हम जानते हैं या ई पर्स के नाम से जानते हैं। एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए बोलता है। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड डिजिटली कार्ड हम लेते हैं, तो उसके माध्यम से हम पैसा जो है वो ई पर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, ई वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज़ ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट। ऑनलाइन प्रीपेड का मतलब है कि ई वॉलेट में सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट से उसमें डालेंगे, आप उसमें स्टोर मनी करेंगे, उसके बाद उस मनी का यूज़ आप ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इट होल्ड टू ऑनर इन्फॉर्मेशन। ई पर्स में ऑनर की इन्फॉर्मेशन रहती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, क्रेडिट कार्ड या ई कैश की इन्फॉर्मेशन रहती हैं। सबसे पहले आपको ई वॉलेट अकाउंट नंबर इंस्टॉल करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि पेवेल है या अदर चीज़ें हैं, वो आपके पास है, ई पर्स में ही आते हैं। भीम ऐप हो गया। इट इज़ जस्ट लाइक ए वॉलेट एंड पॉकेट, बट डिफरेंस इज दैट स्टोर्ड इन योर स्मार्टफोन एंड टैबलेट इन ए ऐप। एक तरह का ये वॉलेट की तरह ही होता है, मतलब एक तरह का ये मतलब हमें ऐप ऐप इसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐप जो है आपके मोबाइल फ़ोन, टैबलेट में होना बहुत ज़रूरी है और इसका यूज़ आप ऑनलाइन जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हो उसके लिए करते हैं। इट इज़ ए ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट, यानी कि इसको पहले आपको अपने बैंक के साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक करना पड़ेगा, वहाँ से पैसे आप उसमें डाल सकते हैं। यू कैन स्टोर मनी टू ई वॉलेट। ई वॉलेट में पैसा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ई वॉलेट में या तो डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं या तो स्टोर करके उसमें पैसा रख सकते हैं। अनलाइक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, आपको बार बार चीज़ें जो है वो डालनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक बार आपने ई वॉलेट में पैसा डाल दिया तो बार बार इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं होती है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा होता है, तो उससे बचने के लिए आप ई पर्स में, ई वॉलेट में थोड़ा मतलब अमाउंट डाल सकते हैं। इंस्टेड टू एंटरिंग इन्फॉर्मेशन अगेन अगेन, आपको ई पर्स में एक बार ही डिटेल डालनी है, आप उसका यूज जो है फिर बाद में पेमेंट के लिए कर सकते हो। बार बार पेमेंट के लिए कोई बार बार इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी पड़ती है। ई वॉलेट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक इन्फॉर्मेशन, यानी कि ई वॉलेट जो है किसी ऐप के माध्यम से होगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेमेंट होगी, इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। एंड जब भी हम ई पेमेंट करते हैं, ई वॉलेट में के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट गेटवे के थ्रू ही यहाँ पे पेमेंट होती है। इट इज़ ए पेमेंट गेटवे एंड अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू पेई अकाउंट एंड थ्रू ए पेमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन द मोबाइल। अमाउंट कैन बी ट्रांसफर टू पेई अकाउंट एंटरिंग टू मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर। तो आप सब गूगल पे चलाते हो, तो आप दूसरे को जब पैसे डाल रहे हैं तो उसके पास भी यूपीआई नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति के पास भी यूपीआई है, दूसरे व्यक्ति के पास भी यूपीआई है, तो उसके आधार नंबर या मोबाइल फोन के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इट अलाउ टू यूजर टू कंप्लीट परचेज क्विकली। हम फटाफट यहाँ पे हमारी परचेज हो जाती हैं एंड फटाफट एग्जीक्यूट हो जाती हैं। द स्टोर एंड यूजर पेमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरली, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है। एंड डिजिटल एम्प्लॉय टू डिजिटल सर्टिफिकेट अदर इंक्रिप्शन मेथड ऑथेंटिकेट द यूजर, हमें पता लग जाता है कि किस व्यक्ति ने हमें पैसे दिए हैं। वो आप जब भी गूगल पे करते हो तो आपको पता लग ही जाता है कि किस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आया है। इट इज सिक्योर पेमेंट प्रोसेस। इट इज स्टोर मल्टीपल मॉनेटरी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड स्टोर कार्ड वैल्यूज, इसके थ्रू भी हम उसको लिंक कर सकते हैं। इट इज आल्सो स्टोर आइडेंटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें नेशनल स्टेट आइडेंटिफिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व रहती है, इसमें इसका पार्ट रहती है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ई चेक। ई चेक को इलेक्ट्रॉनिक चेक के नाम से भी जानते हैं और इसको हम इंटरनेट के माध्यम से हम यूज़ करते हैं। पहले जो था वो हम पेपर के माध्यम से ई चेक मतलब पेपर चेक के माध्यम से काम करते थे। पेपर चेक में इंफॉर्मेशन हमें डालनी पड़ती थी, डिटेल हमें डालनी पड़ती थी और वो सारा काम ऑफलाइन होता था। लेकिन ई चेक में क्या फ़र्क है कि ई चेक में वर्चुअली ऑनलाइन वर्जन है ये एक चेक का, और इसके माध्यम से जो चेक हम भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो ऑनलाइन के माध्यम से ट्रांसफ़र करेंगे। और जो ऑफलाइन चेक होता था उसमें काफ़ी टाइम हमें लग जाता था पेमेंट करने के लिए। ट्रेडिशनल मेथड जो है वो काफ़ी मतलब फास्ट नहीं था। और लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चेक हैं उसमें पेयर के साइन होते हैं, इंडोर्स बाय वो इंडोर्स किया जाता है पेई को, जिसने पैसे को रिसीव करना है। तो यहाँ पे दो पार्टी होती है, पेयर जो चेक को देता है, पेई जो उस अमाउंट को रिसीव करता है। rather than handwritten and machine stamp signature, e-check affix to digital signature। e-check में डिजिटल सिग्नेचर होता है जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस्ड होता है एंड इट इज डिजाइन टू मैसेज। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो है वो पता होती है कि कौन चेक को लिख रहा है एंड ये फीचर जो रेपो डेट नहीं होता है, मतलब बीच में कैंसिल नहीं होना चाहिए।
सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चेक इंक्लूड ऑथेंटिकेशन, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर एंड इंक्रिप्शन अमंग टू अदर। तो देखो सिक्योरिटी जो है वो इसमें बनी रहती है। इसमें कैसे सिक्योरिटी बनी रहती है, जो काम होगा वो ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। ऑथेंटिकेशन का मतलब कि किसने चेक दिया है वो पता है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब यहाँ डाटा जो है वो आपका जो है वो हैश डाटा, मतलब जो नॉर्मल डाटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैश डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मैसेज है इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट किसके माध्यम से होता है, सेलर के माध्यम से होता है। डिक्रिप्ट जो है वो सॉरी, इनक्रिप्ट यहाँ पे बायर के माध्यम से होगा और सेलर के माध्यम से क्या होगा, डिक्रिप्ट होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन या सर्वर के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है। एंड इंक्रिप्ट टू अदर पार्टी, इंक्रिप्ट जो है वो सामने वाली पार्टी, मर्चेंट की पार्टी करती है इन्फॉर्मेशन को। सो कैन बी यूज टू ऑल अकाउंट होल्डर, जो भी अकाउंट होल्डर है वो ई पेपर चेक का यूज सॉरी ई इलेक्ट्रॉनिक चेक का यूज कर सकते हैं। ये रिस्की भी नहीं है, अप्रोप्रिएट है, सिक्योर है, इजिली है, फटाफट इसमें काम हो जाता है एंड फ्रॉड भी बहुत कम होता है। तो इसमें ऑटोमेशन वेरिफिकेशन रहती है, वैलिडिटी रहती है चेकिंग करने की। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसका प्रोसेस होता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से वर्क होता है। द पेयर राइट ए चेक, पेयर का मतलब यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो चेक को राइट कर रहा है और वहां पे डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ये सारा प्रोसेस होता है और ई चेक बनता है और ई चेक जो है वो पेयर पेई को देगा, मतलब ठीक है। तो पेयर यहाँ पे ई चेक बनाता है पेई के लिए एंड पेई रिसीव द ई चेक, पेई जो है रिसीव करेगा ई चेक ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से एंड वेरीफाई करेगा डिजिटल सिग्नेचर कि क्या पेयर नहीं दिए हैं, कि किसी और ने तो नहीं दिया है। एंड पे प्रेजेंट टू चेक फॉर द बैंक, यहाँ पे पे के पास चेक आ गया, वो अपने बैंक को वहां प्रेजेंट करेगा और उसका जो बैंक है वो पेयर के बैंक को प्रेजेंट करेगा और पेयर का बैंक से अकाउंट कट होके पे के बैंक में चला जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जैसे ऑफलाइन रहता है, पर फर्क ये है कि सारा काम ये ऑनलाइन वर्चुअली होगा। इसमें आपको कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फीचर्स क्या है ई चेक के, इट वर्क टू सेम वे, जिस तरह पेपर चेक होता है वैसे ही वर्क होता है, लेकिन ये ऑनलाइन वर्क होता है। इसमें मोर सिक्योरिटी होती है, इजी सेटअप है, खर्चा कुछ नहीं होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है, टाइम सेव होता है और ये लीगल बॉन्डिंग है। मतलब जिस तरह से अधिकार कुछ लीगल पेपर चेक के लिए मिलते हैं वैसे सेम ही आपके ई चेक के लिए भी मिलते हैं एंड सेम लॉ अप्लाई होता है ई चेक के ऊपर भी। एंड ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होती है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के आप काम कर सकते हैं और बेटर बिजनेस और कस्टमर के लिए बेटर प्रोटेक्टेड होता है। इट हैज टू बेनिफिट टू ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली ये बेनिफिट होता है और सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक क्लीयरिंग हाउस नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। ये पेपर काम को कम करता है और ट्रांजैक्शन को बढ़ावा ज्यादा देता है। इसमें सिक्योरिटी बनी रहती है क्योंकि इसमें ऑथेंटिकेशन, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, इंक्रिप्शन रहती है। तो एक विश्वसनीयता बनी रहती है कि कौन भेज रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब आपको एक मतलब किसी तरह की गड़बड़ी होने का खतरा नहीं रहता है। दिस प्रॉब्लम अकर व्हेन द मर्चेंट डज नॉट एक्सेप्ट, ई चेक की प्रॉब्लम तब आएगी अगर मर्चेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कंज्यूमर ई चेक दे रहा है और मर्चेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा तब ये काम वर्क नहीं करेगा। एंड इट इज रिड्यूस टू द एरर एंड फ्रॉड, फ्रॉड और एरर को कम करता है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट पे आप बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं है आपको। इट कैन बी प्रोसेस असेस्ड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको ऑफर करता है ई, खासकर जो अदर कंट्रीज हैं वहां पे बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है और जो बड़े बड़े उद्यमी हैं वो उसको यूज करते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रियल टाइम इंटरेक्शन, यहाँ पे रियल टाइम मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत है ही नहीं, आप ऑनलाइन जो है वो कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न टू स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन इनसफिशिएंट फंड, अगर ई चेक आपका तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा अगर इनसफिशिएंट फंड होगा, जिस तरह डिसऑनर होता है। तो इनसफिशिएंट फंड होगा तो वहां पे ई चेक वर्क नहीं करेगा। तो ये पूरा हमने आज कॉन्सेप्ट कर लिया है टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस डिजिटल सिग्नेचर्स के ऊपर रहेगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें।